नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपको पता है दुनिया में इन दिनों हलचल किस तरह से बढ़ी हुई है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में तनाव भी भड़का हुआ है। कहीं जंगी मोर्चे खुले हुए हैं, कहीं जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं, कहीं आर्थिक मोर्चे पर जंग छिड़ी हुई है, तो कहीं दो देशों में तनाव की स्थिति है। वर्ल्ड नाउ में ऐसी तमाम खबरों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। साथ ही बताते हैं इस वक्त दुनिया में कहां कहां युद्ध की आशंका बनी हुई है और कौन सा देश किस देश के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान की, क्योंकि ईरान और अमेरिका का तनाव चरम पर है। और इस बीच खबर है कि ईरान ने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जिसकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर तक की है। यह टर्बोजेट संचालित क्रूज मिसाइल समुद्र की सतह से मात्र कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, लहरों को चूमते हुए आगे बढ़ती है। इस तकनीक को सी स्किमिंग कहा जाता है, जहां मिसाइल पानी की सतह के इतने करीब रहती है कि रडार के लिए इसे पकड़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। इस मिसाइल का नाम क्या है, इसकी ताकत क्या है, विस्तार से आपको बताएंगे। इससे अमेरिका के युद्धपोतों को कितना खतरा है, एयरक्राफ्ट कैरियर को कितना खतरा है, क्या ये मिसाइल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है, और कितनी बड़ी संख्या में ये मिसाइल है ईरान के पास, जिसके दम पर ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा है। डिटेल से आपको बताएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका की सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो 1 महीने के अंदर विश्व के सारे युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन नतीजा इसके उलट रहा। और आज एक बार फिर से अमेरिका ईरान को बातचीत के टेबल पर बुला रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग को चंद महीनों में खत्म करने का दावा कर रहा था, क्या वो रुका? जिस अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध में सीजफायर लागू करवाया, क्या वो सीजफायर टिका? जिस अमेरिका ने वेनेजुएला को बातचीत के टेबल पर बुलाने की कोशिश की, क्या वो अमेरिका वहां रुका? और अब ईरान के साथ अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर उलझा हुआ है और ईरान की घेरेबंदी कर रखी है। इस बीच ईरान को अमेरिका बार बार बातचीत के टेबल पर बुला रहा है। तो क्या यह ईरान के लिए एक फॉल्स ऑपरेशन, अमेरिका की साजिश पीछे से कुछ और है? सच बात तो यह है कि अमेरिका छोटे देशों को उलझाकर टैरिफ का खेल खेलता है, या फिर युद्ध जैसे हालात बनाकर तेल पर नजर डालता है। तो क्या यही अमेरिका की रणनीति है? क्या ट्रंप की शांति का दावा ईरान के लिए दिखावा है? इस पर भी डिटेल से खबर आपके सामने रखेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे चीन की और रूस की दोस्ती के बारे में, जिसे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। रूस और चीन की दोस्ती कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गई है। यूक्रेन के समय युद्ध के हालात में चीन ने रूस का साथ दिया और अमेरिका ने रूस को दबाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? चीन और रूस की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली और इससे अमेरिका को दिक्कत होने लगी। कल पुतिन ने शी जिनपिंग से वीडियो कॉल पर बात कर ली तो अमेरिका और ट्रंप घबरा गए। डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में शी जिनपिंग को कॉल ही मिला दिया। इससे पहले कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ब्रिटेन से चाइना से होकर आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की और जिनपिंग की किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसको भी डिकोड करेंगे। फिर बात करेंगे अमेरिका के उस मिशन की जिसमें भारत के जेम्स बॉन्ड ने कमाल कर दिया। भारत के जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका में घुसकर अमेरिका की छाती पर बैठकर साफ तौर पर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार करेगा। आखिर भारत ने अमेरिका को ये क्यों कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल तक इंतजार करने के लिए तैयार? उसके बाद जब अमेरिका में दूसरे राष्ट्रपति का रिजीम शुरू होगा तब तक वो वेट कर सकता है। आखिर भारत की चेतावनी अमेरिका को किस बात को लेकर थी? भारत के जेम्स बॉन्ड ने क्या कमाल किया, आपको दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी और पर्दे के पीछे की पूरी कहानी। कैसे अमेरिका की हवा निकाल दी, अमेरिका के विदेश मंत्री की हवा निकाल दी गई, अमेरिका के राष्ट्रपति की हवा निकाल दी गई भारत के सिर्फ एक दूत ने। क्या है उनका नाम, डिटेल से आपको बताएंगे और बताएंगे उस पूरी कहानी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को डिटेल से। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की। दोनों देशों के बीच जंग के हालात हैं। हालात इस कदर बेकार हो चुके हैं, तनावपूर्ण हो चुके हैं कि दोनों देशों ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है।
हमले को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों की प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार है। दोनों ने अपनी अपनी सेना को हाई अलर्ट होने का आदेश दे दिया है। कभी भी आदेश आ सकता है और जंग की शुरुआत हो सकती है। अनौपचारिक तौर पर जंग की शुरुआत हो चुकी है जब अमेरिका ने ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया। और उससे भी बड़ी बात यह कि चीन के सैटेलाइट डेटा की मदद से ईरान का शाहिद 139 ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन तक पहुंच गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है एक ऐसे युद्ध की जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। और यहीं से पता यह चलता है कि ईरान की तैयारी कैसी है। बहुत मशहूर कहावत है कि चुप्पी में ही तूफान पलता है। ठीक वैसे ही आज के दौर में अरब सागर की शांत लहरों के नीचे एक नहीं कई तरह के तूफान पल रहे हैं। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल दुनिया के सामने रख दी है जिससे अमेरिका के हाथ पांव फूलने लग गए और ये अमेरिका के बड़े बड़े बेड़े को समंदर के अंदर दफन करने के लिए काफी है। ईरान की इस ताकत का नाम है अबू मेहदी एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जिसने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के लिए एक नए टेंशन को जन्म दिया है। क्योंकि कहते हैं कि यह महज एक हथियार नहीं है, यह हथियार की कहानी नहीं है, बल्कि एक अत्याधुनिक युद्ध रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। जब कोई कहता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं तो शायद अमेरिकी नौसेना के अधिकारी समझ रहे होंगे कि समुद्र में दूरी अब कोई सुरक्षा कवच नहीं रह गई। इस एंटी शिप क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत पता आपको क्या है? इसकी हमला करने की ताकत 1000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है। लेकिन इसकी एक और चालाकी है जिसे आप कह सकते हैं जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। टर्बोजेट संचालित क्रूज मिसाइल समुद्र की सतह से चंद फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, ठीक वैसे ही एकदम जैसे कि वो समुद्र को चूमते हुए आगे बढ़ रही है। इस तकनीक को सी स्किमिंग कहा जाता है, जहां मिसाइल पानी की सतह से इतने करीब रहती है कि रडार के लिए इसे पकड़ पाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। और पहली बार ईरान ने इस मिसाइल को शोकेस किया है। जरा तस्वीरें आप देखिए, फिर मैं बताता हूं इसकी खासियत और क्या क्या है। पहली बार ईरान ने इस मिसाइल की तस्वीर, इस मिसाइल के जखीरे को दुनिया के सामने और अमेरिका के सामने रखा है, जिससे अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के हाथ पांव फूले हुए हैं। एक 1000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा साधारण बना देती है मिसाइल। अमेरिकी रेडार इसे पकड़ ही नहीं सकते हैं। यह मिसाइल अमेरिका के उन विमानवाहक पोतों को भी निशाना बना सकती है जो अब तक खुद को सुरक्षित दूरी पर मानते थे। ईरान की अबू मेहदी लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल ने अरब सागर और उसके आसपास के पानी में अमेरिकी सेना और दुश्मनों के लिए जोखिम का समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। अब तक अमेरिकी युद्धपोत ये मानकर चल रहे थे कि तट से दूर खुले समुद्र में वो सुरक्षित हैं, लेकिन ईरान की इस नई मिसाइल ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है। 1000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता के साथ ये मिसाइल फारस की खाड़ी के सकरे रास्तों से निकलकर गहरे समुद्र में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप्स को चुनौती दे रहा है। अबू मेहदी मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार नहीं, इसकी चालाकी है। ये एक टर्बोजेट संचालित क्रूज मिसाइल है जो समुद्र की सतह से मात्र कुछ ही फीट ऊपर उड़ती है, जिसे सी स्किमिंग कहा जाता है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये लहरों के शोर और रडार क्षितिज की सीमाओं का फायदा उठाती है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और क्रूजर पर लगी अत्याधुनिक एजिस कॉम्बैट सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब तक रडार इसे पकड़ पाता है तब तक प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचता है। इस मिसाइल में डुअल सीकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो रडार, होमिंग और इंफ्रारेड चैनल्स को जोड़ती है। मतलब यह कि अगर अमेरिका यहां जैमिंग या डिकॉय के जरिए मिसाइल का रास्ता भटकाने की कोशिश करे तो भी मिसाइल अपने लक्ष्य से नहीं भटकती है और लक्ष्य को ढूंढकर उसे नेस्तनाबूद करती है।
अरब सागर जैसे व्यस्त समुद्री रास्तों में जहां सैकड़ों नागरिक जहाज होते हैं, यह मिसाइल अपने सही युद्धपोत का शिकार करने में सक्षम है। यह तकनीक इसे अमेरिकी नौसेना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के खिलाफ भी मजबूत बनाती है। ईरान की यह मिसाइल सिर्फ बड़े युद्धपोतों के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी सेना की लॉजिस्टिक्स जहाजों के लिए भी काल साबित हो सकती है। शायद यही वजह है कि अमेरिका अभी तक ईरान पर हमला करने से बच रहा है, क्योंकि 2, 4, 10, 50, 100 मिसाइल तो रोके जा सकते हैं। 700, 800, 1000 मिसाइल अगर एक साथ आए तो फिर कैसे रोकी जाएंगे? अमेरिकी नौसेना के तेल टैंकर, ट्रांसपोर्ट जहाज, एम्फीबियस जहाज अक्सर भारी मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस नहीं होते। अबू महदी की लंबी रेंज ईरान को इन कमजोर कड़ियों पर हमला करने की ताकत देती है। अगर एक भी सप्लाई शिप को नुकसान पहुंचता है तो पूरे अमेरिकी ऑपरेशन की कमर टूट सकती है। अगर यूएसएस इब्राहिम लिंकन को नुकसान होता है तो फिर यह अमेरिका को नुकसान माना जाएगा। अब अबू महदी क्यों टेरराइज कर रही है यह मिसाइल अमेरिकियों को? जरा समझिए इसको। यह मिसाइल अपने टारगेट से भटकती ही नहीं, आप इसको डेकॉय नहीं कर सकते। एकदम सटीक निशाने तक जाएगी, जहां टारगेट लॉक है वहीं हिट होगा। अमेरिकी लॉजिस्टिक जहाज भी निशाने पर हैं, तेल टैंकर और ट्रांसपोर्ट जहाज भी निशाने पर हैं। अबू महदी की रेंज भी काफी लंबी है, जिससे 1000 किलोमीटर से ज्यादा के टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ईरान की नई रक्षा घेरेबंदी अमेरिका के लिए सिरदर्द है। अमेरिका को घेरने के लिए ईरान लंबे समय पर अपनी रणनीति पर काम कर रहा था। टेबल पर भी बातचीत के लिए अपनी शर्तें अमेरिका के सामने ईरान ने रख दी। ईरान ने सारी शर्तों को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा सिर्फ एक मुद्दे पर बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु कार्यक्रम। कहते हैं ईरान इस मिसाइल का उपयोग अपनी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल A2ED रणनीति के तहत कर रहा है। अब ये A2ED क्या है और साथ ही साथ ये नई रक्षा घेरेबंदी क्या है? कहते हैं इसे A2ED के तहत मोबाइल प्लेटफॉर्म से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे ट्रेस कर पाना, ढूंढ कर नष्ट कर पाना मुश्किल है। जब से ड्रोन या समुद्री गश्ती विमानों के साथ जोड़ा जाता है तो ये कई दिशाओं से एक साथ हमला कर सकती है। रक्षा जानकार मानते हैं कि अबू महदी का मकसद अमेरिकी नौसेना को हराना नहीं बल्कि उसे इतना डराना है कि ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले अमेरिकी नौसेना को 100 बार सोचना पड़े। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, टकराव सब आपको पता है। इसे सुलझाने के लिए कवायद तेज हो रही है, लेकिन दोनों देश अपनी तरफ से 1 इंच भर जगह नहीं देना चाहते, जिससे कि कोई भी एक सिंगल बुलेट भी पार हो पाए। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने एक नए अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का भी अनावरण किया है। तनाव के इस माहौल में अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, वो भी ईरान के पास। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का मतलब है कि यहां 40-50 हजार मिसाइल रखे हुए होंगे। भूमिगत मिसाइल बेस का मतलब यह है कि दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षा, और यह कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति से बचाव। ईरान के रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने साफ साफ कहा है कि ईरान की सैन्य रणनीति अब रक्षात्मक से आक्रामक हो गई। यह हमला ही सबसे अच्छा बचाव है और इसी के सिद्धांत पर चलना है। 12 दिन की इजराइल से लड़ाई के बाद ईरान ने सीखा कि एक बार मरने से बेहतर है कि मार के मरो, या बार बार मरने से बेहतर है कि या आर्या पार करो। लोग कहते हैं ना, बहुत मशहूर कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और ईरान उसी रास्ते पर है। ईरान को पता है, और ईरान को यह बात तभी जून 2025 में पता चल गई थी जब अमेरिका ने अटैक किया था। उसे समझ आ गया था ये बार बार घूम फिर के वापस आएंगे, इसलिए हमेशा रेडी टू वॉर मोड में रहना है। और इसलिए आज ईरान पूरी तैयारी के साथ वॉर मोड में है, आक्रामक रुख में है, झुकने को तैयार नहीं है, अपनी शर्तों पर बात करना चाहता है, और यह भी कह रहा है अमेरिका अगर युद्ध चाहता है तो युद्ध करे, फिर हम करते हैं पलटवार।
ईरानी नेता की चेतावनी बिल्कुल साफ है। अमेरिका की जरा सी भी गलती ईरान को एक्शन लेने की आजादी दे दी। ये जागते को क्या जगाने वाली बात जैसे है। ईरान पहले से ही चौकन्ना है और किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। मौसवी ने कहा कि इलाके की आग अमेरिका और उसके साथियों को जला देगी। यह आग लगाई गई घर में तो धुआं पड़ोस में भी पहुंचेगा। और जो तैयारी है वो इन तस्वीरों को आप लगाकर देखिए कि किस तरह से दोनों देश जंगी तैयारी में लगे हुए हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक के बाद एक मिसाइल। ईरान के पास वॉशिंगटन के मिलिट्री मौजूदगी बढ़ने की वजह से दोनों देशों में तनाव चरम पर है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है या तो अमेरिका के साथ डील कर ले या फिर जंग लड़ने के लिए तैयार रहे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कोई भी गलती हुई तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह केवल यूएस के साथ नहीं बल्कि क्षेत्रीय युद्ध होगा। ईरान ने कहा है कि जरा सी भी गलती ईरान को एक्शन लेने की आजादी देगा, फिर कोई भी अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा। इलाके की आग अमेरिका और उसके साथियों को जलाकर खाक कर देगी। तो समझिए कि ईरान चेतावनी क्या दे रहा है। ईरान साफ साफ ये कह रहा है कि ईरान को हल्के में लेने की जरूरत ना करे अमेरिका। हम अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे। थोड़ी सी भी गलती अमेरिका को भारी पड़ सकती है। हमला हुआ तो कोई भी अमेरिकी बेस इस इलाके में सुरक्षित नहीं बचेगा या कोई भी अमेरिका का साथी इस इलाके में सुरक्षित नहीं बचेगा। अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंचे ईरानी शाही ड्रोन ने दुनिया का ध्यान खींचा। आपको याद होगा, यह खबर हमने आपको बताई थी। अमेरिकी सेना ने खतरा मानकर इसे मार गिराया। ईरान ने कहा कि हमारा मिशन पूरा हुआ। हमें पता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां है, कितने लाव लश्कर के साथ है और उस वक्त क्या कर रहा है। और ये पूरा डेटा तेहरान के बंकर में मौजूद कमांड सेंटर के पास उपलब्ध है। तो ये अमेरिका जो इतनी बड़ी ताकत है और इस इलाके में इतने जबरदस्त फोर्स के साथ है, मेरा सवाल ये है कि ईरान का शाहिद 139 ड्रोन यूएसएस लिंकन के इतने करीब कैसे पहुंच गया? उसे कैसे पता चला कि यूएसएस लिंकन की मौजूदगी समंदर के इस इलाके में, अब फला इलाके में? माना यह जा रहा है कि इसके पीछे चीनी सैटेलाइट्स का डेटा ईरान की मदद कर रहा है और चीन बड़े पैमाने पर सैटेलाइट डेटा ईरान को मुहैया करवा रहा है। एक नई रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि ईरान चीन के उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 24 घंटे नजर रखता है। यह सैटेलाइट नेटवर्क हाई रेजोल्यूशन इमेज, वीडियो, सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इनपुट ईरान को दे रहा है। ईरान के पास खुद का सैटेलाइट नेटवर्क बहुत छोटा या ना के बराबर है, लेकिन आपको पता है चीन का सैटेलाइट सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस सिस्टम में से एक है। यह सैटेलाइट ईरान को अमेरिकी जहाजों की सटीक लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इमेज भी मुहैया करवाते हैं। और इसलिए ईरान का ड्रोन अब्राहम लिंकन यूएसएस एयरक्राफ्ट के पास पहुंच गया। अब इससे क्या हुआ? इससे ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइलों को रियल टाइम टारगेटिंग भेज सकता है और हमला एकदम सटीक होगा। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर जैसे इलाकों में यह किला एक तरह से किल चेन बनाता है, यानी टारगेट ढूंढने से लेकर हमला करने तक की प्रक्रिया पूरी करता है। जैसे ईरानी ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन की जासूसी कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में ड्रोन्स को आसानी से मार गिराया जा सकता है। इसलिए 3 सैटेलाइट या ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जहाजों की सटीक लोकेशन निकाली जाती है और ये जानकारी मिली सेकेंड में मिसाइलों तक पहुंचाई जाती है।
चीन के सैटेलाइट इसी काम में ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान कह रहा है कि अमेरिका का एक एक जवान उसके मिसाइल और ड्रोन के निशाने पर है। अब चीन इस सैटेलाइट की टूल बॉक्स की तरह कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये भी समझिए। यहां हर टूल का अलग काम है। ईरान के पास एक ऐसा बड़ा टूल बॉक्स नहीं है। चीन के सैटेलाइट में इंटेलिजेंस है, रिकॉन जासूसी और सर्वेलेंस यानी कि निगरानी की ताकत भी है। ये सैटेलाइट दिन रात हर मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं, रेडियो सिग्नल्स सुनते हैं, जहाजों की लोकेशन बताते हैं। मुख्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे जो सैटेलाइट हैं वो ईरान की मदद कर रहे हैं। पहला है याओगान और दूसरा है जिलिन। अब याओगान सैटेलाइट और जिलिन सैटेलाइट के बारे में भी जान लीजिए। याओगान का मतलब है रिमोट सेंसिंग, यानी कि सैटेलाइट से ही सब कुछ देख लेना। यह पूरी तरह से सैन्य सैटेलाइट है। 2 फरवरी 2026 तक 164 सैटेलाइट याओगान सैटेलाइट काम कर रहे हैं। इनमें ऑप्टिकल इमेजिंग, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड SAR जो मौसम से प्रभावित नहीं होता है, सिग्नेट यानी कि सिग्नल इंटरनेशनल की ताकत है। सिग्नेट का एक और हिस्सा है LINT जो रेडियो और रेडार को ट्रैक करता है। ये ट्रिपलेट्स में लॉन्च होते हैं। 3 सैटेलाइट मिलकर जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ट्रायंगुलेशन से सटीक लोकेशन बताते हैं। ये 1100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूमते हैं, दुनिया भर के जहाजों पर नजर रखते हैं। कई ऐसे ग्रुप्स मिलकर फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और हिंद महासागर पर 24 घंटे का कवरेज देते हैं, वो भी 7 दिन। अब चीन के दूसरे सैटेलाइट के बारे में बताते हैं। उसका नाम है जिलिन सैटेलाइट। ये याओगान तक ऊंचाई पर तो नहीं है, लेकिन हां 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर सिंक्रोन ऑर्बिट में तैनात है। ये रात में भी इमेज लेते रहते हैं। क्लस्टर्स को किसी इलाके पर रोजाना कई बार भेजा जा सकता है। ये जहाजों की दिन रात निगरानी करने के लिए परफेक्ट हैं। जिलिन 1 से 117 से ज्यादा सैटेलाइट इस वक्त काम कर रहे हैं। ये क्लस्टर्स के ग्रुप में काम करते हैं, पैंक्रोमैटिक इमेजिंग करते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज पर यानी कि 4K HD इमेज पर काम करते हैं, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, सेमी रेजोल्यूशन वीडियो शूट कर सकते हैं, फ्रेम्स पर सेकेंड 30 से 120 पर सेकेंड क्लिप्स एक्वायर कर सकते हैं। तो समझिए कि कितने बारीक इंफॉर्मेशन इस वक्त ईरान के पास है अमेरिकी बेड़े को लेकर। यह किल चेन अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसी खतरे का आकलन कहीं ना कहीं अभी पेंटागन कर रहा होगा कि हमला करें कि ना करें। आगे कुआं है, पीछे खाई है। तो बेशक अमेरिका की जो घेरेबंदी वो कुएं में डाल दी जाए कि कल को कम से कम कुएं से निकाल तो ले, क्योंकि खाई में गए तो फिर वहां से वापसी ही मुश्किल है। या तो यू टर्न मारे या जंग लड़े, 2 ही काम हो सकता है यहां पर अमेरिका के लिए। और ईरान तो कसम खा के बैठा हुआ है, अगर मरेंगे तो मार के मरेंगे। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को चीन के सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा मदद मिल रही है। माना जा रहा है इसी वजह से अमेरिका बैकफुट पर है, डरा हुआ है और ईरान को कह रहा है कि बातचीत के लिए आप आ जाओ। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, तो सवाल का जवाब मैं भी जल्दी से आपको दे देता हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है ईरान में। चीन और ईरान की दोस्ती सबसे पहले तो बहुत मजबूत है। फिर आप कहेंगे चीन से बड़ी किस बात की दोस्ती। चीन का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 50% तक ईरान से ही फुलफिल होता है। और अगर ईरान का किला ध्वस्त हुआ तो चाइना में क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट के रिफाइनिंग का प्रोसेस रुक जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। और अमेरिका यही चाहता है कि फिर वो ऑयल के लिए यानी कि चाइना ऑयल के लिए ईरान से या वेनेजुएला से समझौता करने के लिए अमेरिका के शरण में जाए, फिर अमेरिका डील के टेबल पर चीन को बुलाए। तो मामला डील का चल रहा है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, आप तक खबर हम अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका और उनके नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि ड्रामा करने की आदत है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। यह कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तथाकथित शांति योजनाओं पर एकदम सटीक बैठती है। और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप निकल चुके हैं मिडिल ईस्ट में शांति कराने के लिए।
ईरान को पीस डील में लाने के लिए और ईरान से बातचीत की टेबल सजाने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आप शांति के लिए, वॉर सुलझाने के लिए कितने नंबर देंगे आउट ऑफ 10? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप इस कंटेंट को डिजिटल पर देख रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सत्ता में आने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म करने का प्रण लिया हो, मिडिल ईस्ट में शांति के दावे किए हों, गाजा में सीजफायर की बात कही हो, वो आज दुनिया को और अधिक अस्थिरता की ओर धकेल रहे हैं। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और अब फरवरी 2026 में भी वही वायदे पूरे होते नहीं दिख रहे। उल्टा अमेरिका का अपना उल्लू सीधा करने का खेल साफ तौर पर उजागर हो गया। अब तक जो काम अमेरिका पर्दे के पीछे से करता था, वो डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कर रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लाव लश्कर के। बस डोनाल्ड ट्रंप का आदेश। याद कीजिए ट्रंप ने चुनावी मैदान में क्या कहा था। जो ट्रंप आज ये कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ डील करके इस इलाके में शांति ले आएंगे, उनकी बात पर कैसे भरोसा किया जाए? ट्रंप ने चुनावी सभाओं में टींगे मारी थी कि वो एक दिन के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के तो आने के 1 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और युद्ध तो खत्म नहीं हुई, युद्ध अभी भी जारी है। 28 दिसंबर 2025 को मार-ए-लागो में हुई बैठक के बाद ट्रंप और जेलेंस्की ने दावा किया था कि शांति योजना पर 90% मुद्दों पर सहमति बन गई है। लेकिन इस सच्चाई का केवल एक ही पहलू था, जिसे बहुत करीने से दबा दिया गया। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि रूस द्वारा कब्जे में लिए गए पूर्वी डोनबास इलाके का क्या होगा। रूस चाहता है इस इलाके को रूस में मिला लिया जाए, जबकि यूक्रेन इसे मातृभूमि कहता है और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जेलेंस्की का कहना है कि क्षेत्र का भविष्य यूक्रेन के लोगों को तय करना चाहिए और इसके लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि रेफरेंडम कराया जाना चाहिए। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को 15 वर्षों की सुरक्षा गारंटी देने की पेशकश की है, जो दिखती तो नेटो जैसी है लेकिन नेटो नहीं। ये अमेरिका की पहली चाल है। थोथा चना बाजे खना, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें और अंदर से खोखला वादा। कुछ ऐसा ही लगता है डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच। ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत खत्म हुई। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने उनके आवास पर 91 लंबी दूरी की ड्रोन से हमला किया। इसे रूस ने गंभीर जवाब देने की धमकी दी। अमेरिका की मध्यस्थता को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की पहली अवधि के बाद भी शांति वार्ता में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और युद्ध मैदान में लड़ाई जारी है। मई 2025 में रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला यूक्रेन पर किया। 29 सितंबर 2025 को ट्रंप ने गाजा के लिए एक व्यापक 20 सूत्री शांति योजना की घोषणा की। यह योजना भव्य थी। बंधकों की रिहाई, सीजफायर और गाजा का पुनर्निर्माण। 10 अक्टूबर 2025 को सीजफायर लागू हुआ। 20 जीवित बंधकों को रिहा किया गया, जबकि इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। लेकिन कहते हैं दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और यही इस सीजफायर को लेकर देखा गया। इजराइल खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए कोई भी छिटपुट घटना गाजा पर होती है तो इजराइल सीधा हमला करता है। 28 अक्टूबर 2025 को इजराइल ने गाजा पर फिर से अटैक शुरू कर दिए थे। नेताओं का एलिगेशन यह था कि हमास ने एक मृत बंधक के शव को दफनाकर नाटक किया है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता शुरू होने से पहले बेपटरी होती जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वार्ता की शर्तों और स्थान को लेकर दोनों देशों के बीच काफी गतिरोध है, जो सैन्य टकराव की आशंका को बढ़ा रहा है। तो क्या ईरान की स्थिति ठीक ऐसे ही हो जाएगी अगर अमेरिका ने हमला शुरू किया? आपको एक बार फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं। जो गाजा की इस वक्त लेटेस्ट तस्वीर आप देख रहे हैं आफ्टर वॉर, यह है गाजा पट्टी की नई तस्वीर।
डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल के रिजीम में जितनी शांति वार्ताएं हुई सब के सब फेल हुए और ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक बार और शांति वार्ता करना चाहते हैं, परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात करना चाहते हैं। इसकी क्या गारंटी है ये भी फेल नहीं होगा और अमेरिका इस वार्ता के बावजूद अटैक नहीं करेगा। शुरुआत हुई तो 5 फरवरी को इस्तांबुल में तुर्की में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच बातचीत होनी थी, जिसमें मिस्र, ओमान, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई के विदेश मंत्री भी शामिल होने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें भाग लेने वाले थे, लेकिन ईरान ने ये बातचीत ठुकरा दी और कहा कि बातचीत करेंगे लेकिन इस्तांबुल में नहीं करेंगे। ओमान चलिए, ओमान में बातचीत करते हैं। तो क्या तुर्की पर भरोसा नहीं है ईरान को? इसकी वजह पता करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ईरान की मांग यह है कि इस्तांबुल की जगह ओमान में बातचीत हो और ओमान में बातचीत हो सकती है, जिसमें बाकी मध्य पूर्वी देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ऐन वक्त पर ईरान ने नई शर्त रख दी, स्थान में बदलाव। ईरान चाहता है कि बातचीत ओमान में हो। ईरान बातचीत में केवल 2 पक्ष चाहता है, अमेरिका और ईरान। ईरान केवल परमाणु मुद्दों पर बात करना चाहता है, जबकि अमेरिका मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी शामिल करने पर अड़ा हुआ है। ईरान इससे साफ साफ इनकार कर रहा है। ईरान कहता है सिर्फ एक मुद्दे पर बात होगी, वो है परमाणु कार्यक्रम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आखिरकार ईरान तुर्की में बातचीत क्यों नहीं चाहता? तुर्की नेटो का सदस्य देश है, हो सकता है इसी की वजह से ईरान ने असहमति जता दी हो। जैसा कि आपको बताया कि तुर्की नेटो का ही पार्ट है, जबकि ओमान नेटो का पार्ट नहीं, और तमाम नेटो देशों में नेटो का कानून लागू होता है। तो यहां पर ईरान के लीडर्स को डर लग रहा होगा। ईरान ने बातचीत के लिए इसलिए ओमान को चुना। ओमान हमेशा दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है, लेकिन ईरान केवल परमाणु मुद्दे पर ही बात करना चाहता है, बाकी विषयों को वो गैर बातचीत योग्य मान रहा है। अमेरिका का असली खेल है उल्लू सीधा करना। शांति नहीं चाहता अमेरिका जिस भी देश में जाता है वहां के ऑयल को, वहां की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है। और इस वक्त अमेरिका देख रहा है कि अमेरिका का हित 3 मोर्चों पर है, पहला यूक्रेन, फिर गाजा और उसके बाद ईरान। ट्रंप की तथाकथित शांति योजनाओं में एक समानता है, उसमें अमेरिकी हित सर्वोपरि रखा जाता है। यूक्रेन में क्या हुआ था? अमेरिका चाहता है कि रूस को थोड़ा बहुत इलाका मिल जाए, लेकिन यूक्रेन उस पर सवाल उठा रहा है। 15 साल की सुरक्षा गारंटी अमेरिका की तरफ से देने की बात की जा रही है, लेकिन इसका मतलब है अमेरिकी हथियारों की बिक्री जारी रहेगी। बाकी जो हिस्से हैं उसको कहते हैं कि थोड़ा रूस रख ले, थोड़ा तुम रख लो। गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाने की कोशिश है, मतलब यहां भी वो अपना रियल एस्टेट कारोबार देख रहे हैं। 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई। यह साफ तौर पर इजराइल के पक्ष में फैसला है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी के लिए तो 10 उंगलियां घी में और सर कड़ाए में है। जबकि गाजा पट्टी में आपको पता है कि मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन वहां रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं भाई साहब। ईरान पर देख लीजिए क्या स्थिति। अमेरिका चाहता है ईरान कमजोर हो जाए, और ईरान ऐसा वैसा कमजोर नहीं हो जाए, ईरान सीधे घुटनों के बल आ जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब हम परमाणु पर बात करेंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बात करेंगे, जिससे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का वर्चस्व हमेशा बना रहे, कोई इसको चुनौती ना दे पाए। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। यही बात अमेरिका के साथ। अमेरिका दुनिया भर के लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई देता है, शांति का दावा करता है, लेकिन यह बात शीशे की तरह साफ है कि वो अपने भू राजनीतिक स्वार्थ को देख रहा है। वो डॉलर की गिरती साख को देख रहा है, वो डी डॉलराइजेशन होता हुआ देख रहा है, वो उभरता हुआ भारत देख रहा है, और इसलिए अमेरिका बेचैन है। यूक्रेन में यूरोपीय देशों की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। गाजा में अरब देशों की आपत्तियों को दरकिनार किया गया।
ईरान मामले में क्षेत्रीय देशों को बातचीत से बाहर कर दिया गया। ईरान अकेला नहीं लड़ रहा है। रूस और चीन ने ईरान को मजबूत समर्थन दिया है। ये देश मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। एक और एक 11 होने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। अलग अलग है तो कमजोर है, साथ में तो मजबूत है। ईरान रूस को सैन्य ताकत तकनीक दे रहा है, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और तेल खरीदता है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम होता है। यह त्रिकोणीय गठबंधन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जहां अमेरिका यूक्रेन और गाजा में उलझा हुआ है, वहीं ईरान को रूस और चीन का खुला सपोर्ट है और इस वजह से ईरान दहाड़ रहा है अमेरिका के सामने। दम है तो हमला करके दिखाओ, फिर बताते हैं क्या होगा। इसलिए ईरान अब अमेरिका के साथ बातचीत की सीमाओं को भी बंद नहीं रखना चाहता है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि आइए हम बात करते हैं। तो क्या ये टेबल वॉर है, यानी बातचीत के मेज पर युद्ध? ईरान के तुर्की को बातचीत के लिए स्वीकार नहीं किया और ओमान की मांग की। ट्रंप ने एक दिन में युद्ध खत्म करने का वायदा किया था, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में 1 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी यह लक्ष्य दूर लग रहा है, बल्कि स्थिति और बिगड़ती चली गई है। चलिए आपको 3 युद्धों के बारे में बताते हैं। रूस यूक्रेन के बीच कागज पर 90% तक समझौता है, लेकिन इलाकों को लेकर सहमति नहीं। इसमें रूस मध्यस्थता कर रहा है क्योंकि एक क्षेत्रीय अनसुलझा मामला है। दूसरा क्या है, सीजफायर के 3 महीने में उल्लंघन। अब तक करीब 700 बार उल्लंघन कर दिया गया। 356 फिलिस्तीनी मारे गए, 900 से ज्यादा घायल हो गए। मानवीय अधिकार का सबसे बड़ा संकट इसी इलाके में है और ये वो इलाका है जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सीजफायर करा दिया, हमने शांति करा दी, हमें नोबेल दे दो। इजराइल खुलेआम कह रहा है कि गाजा नहीं छोड़ेंगे। अब आ जाए एक और मोर्चे पर, ईरान और अमेरिका सैन्य टकराव के कगार पर खड़े हैं। ड्रोन से मुठभेड़ और नौसैनिक तनाव शुरू हो चुकी है। बातचीत के शर्तों पर विवाद शुरू हो गया है। रूस चीन का ईरान को समर्थन दिख रहा है। परमाणु मुद्दे का समाधान दूर नजर आ रहा है। तो क्या ये ट्रंप का शक्ति ड्रामा है या फिर असल युद्ध की तैयारी? वैसे एक बात यह भी है कि खाड़ी देश के एक युद्ध को छोड़कर आज तक अमेरिका ने कोई युद्ध जीता ही नहीं। ना ताइवान जीत पाए, ना अफगानिस्तान जीत पाए, ना इराक सीरिया जीत पाए। यूएसएस अब्राहम लिंकन सहित विशाल सैन्य बेड़े की तैनाती, धमकी और एक तरफा शर्तें, ये शांति वार्ता के तरीके नहीं है। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ट्रंप की बड़ी बड़ी बातें तो हैं, लेकिन नतीजा सिफर है, उल्टा है और ऐसे में दुनिया और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है, दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ा रहा है और शांति के नाम पर ड्रामा कर रहा है। ट्रंप की सभी योजनाओं में एक समानता है। वैसे ये समझौते नहीं बल्कि दूसरे पक्ष का समर्थन चाहते हैं कि हम तुमको कारोबार तो करने देंगे, लेकिन तुम अमेरिका की सरपरस्ती में रहोगे। यूक्रेन को क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल और क्षेत्रीय प्रभाव सब कुछ छोड़ने को कहा जा रहा है। यह नीम हकीम खतरे जान वाली स्थिति है। बिना समझे बूझे इलाज कराना जानलेवा होता है। ट्रंप की अध कचरी शांति योजनाएं दुनिया भर के लिए एक बड़े थ्रेट के तौर पर बन चुकी है। अब ऊपर वाला ही मालिक है कि इस थ्रेट का मुकाबला कैसे किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आप देखिए, जब वो इलेक्ट हुए थे तो कितने कॉन्फिडेंट नजर आते थे। और इसके साथ साथ अगर कोई हाल की तस्वीर और पीसीआर जरूर लगाइएगा। अब हाल में कैसे दिखने लग गए डोनाल्ड ट्रंप, आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है?
तो ये थी कहानी डोनाल्ड ट्रंप और उनके पीस वार्ता की। मकसद क्या वाकई पीस कराना है या फिर पीस कराना है? डोनाल्ड ट्रंप का 1 साल का कार्यकाल आपके सामने उठाकर आप देख लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस और चाइना की, जो बहुत करीब आ गए हैं और अमेरिका बहुत बेचैन हो गया है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन जब दो महाशक्तियां एक दूसरे की जरूरत बन जाएं तो ये दोस्ती नहीं बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की नींव होती है। आज दुनिया ठीक यही देख रही है। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी ने वैश्विक राजनीति के समीकरण को बदल कर रख दिया है और इस बदलाव में सबसे बड़ा झटका लगा है अमेरिका को, जो देश कभी दुनिया के एकमात्र सुपर पावर के तौर पर जाना जाता था, वो आज खुद को रणनीतिक तौर पर कमजोर पा रहा है, एक कोने में आइसोलेट पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को फोमो हो गया है। फोमो समझते हैं? कुछ लोग समझते हैं, आप में समझ यकीन। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। याद होगा, एक तस्वीर आप याद कीजिए, जब एससीओ समिट में शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक साथ मिले थे। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि हमने एक मित्र को खो दिया है, वो हमसे कहीं दूर चला गया है। मुझे कभी कभी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक पॉइंट भी है। वही फोमो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर हावी हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाला कोई भी करार नहीं बचा। जो सुरक्षा कवच दशकों तक दोनों देशों और पूरी दुनिया को परमाणु तबाही से बचाए रखता था, वो टूट चुका है और उस खालीपन में रूस ने चीन का हाथ थाम लिया है। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की हालिया वीडियो कॉल महज एक राजनयिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक नए युग का ऐलान था, जिसमें मॉस्को और बीजिंग मिलकर वॉशिंगटन की धौंस को चुनौती दे रहे हैं। यानी यहां भी डोनाल्ड ट्रंप को फोमो हो गया। और इसके बाद क्या किया? जब पुतिन ने शी जिनपिंग को वीडियो कॉल किया बात करने के लिए, तो शी जिनपिंग को फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने फोन मिला दिया कि हाँ बताइए कैसे, क्या हाल चाल है। इतनी इनसिक्योरिटी अमेरिका को। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया परमाणु विनाश के कगार पर खड़ी थी, तब एक करार बना दो परमाणु महाशक्तियों के बीच, या यूं कहें दो शक्तियों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ। वो करार आज टूट गया है। बिल्कुल आज की तारीख में वो करार खत्म हो चुका है। परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए एक संधि हुई थी। बाद में 2010 में जब बराक ओबामा आए तो उनके रिजीमे से न्यू स्टार्ट समझौता के तौर पर जाना गया। 1987 में से INF के तौर पर जाना जाता था। ये समझौते केवल कागजी दस्तावेज नहीं थे दोस्तों, बल्कि दुनिया की सुरक्षा के एक स्तंभ थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक एक करके सारे स्तंभ गिरा दिए गए। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट रिजीम में अमेरिका INF ट्रीटी से बाहर निकल गया। अमेरिका ने रूस पर संधि उल्लंघन का आरोप लगाया और 2023 में रूस ने न्यू स्टार्ट संधि को खत्म कर दिया। अमेरिका ने भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अभी एक हफ्ते पहले तक की बात है जब ये बयान रशिया की तरफ से आया था कि अभी भी मौका है इस पर दस्तखत करके इसे आगे 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने रशिया को भाव ही नहीं। 2019 में जब अमेरिका इस ट्रीटी से बाहर निकला, तभी समझ आ गया कि मामला अब गलत दिशा में जा रहा है। ऐसा इसे आप समझ सकते हैं जैसे दो हाथियों के बीच की बात टूट गई हो। खतरा सिर्फ उन दोनों देशों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है। कहावत भी है, हाथी लड़े या प्रेम करे, घास की बर्बादी तो दोनों में है। परमाणु करार के टूटने से सबसे बड़ा खतरा छोटे और मझोले देशों को, जो इस नई शीत युद्ध की भेंट चढ़ सकते हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरी पश्चिमी दुनिया ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर इतने सैंक्शंस लगाए कि उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल दिया, तेल और गैस की निर्यात पर पाबंदी लगा दी, विदेशी निवेश पर रोक लगा दी। मानो पश्चिम ने रूस का आर्थिक गला घोटने की पूरी तैयारी कर ली थी।
लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। रूस के लिए वही दरवाजा था। चीन, बीजिंग, भारत, नई दिल्ली। भारत और बीजिंग ने केवल रूस को आर्थिक सहारा नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी उसके साथ खड़े रहे। चीन ने यूक्रेन युद्ध की कभी निंदा नहीं की। इतना ही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रूस के पक्ष से मतदान जरूर किया। आर्थिक रूप से देखें तो चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। रूसी तेल और गैस की सबसे बड़ी खेप चीन खरीदता है। 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार 200 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। जो यूरोप रूसी ऊर्जा से मुंह मोड़ रहा था, उसकी जगह चीन ने ले ली, और वो भी अपनी शर्तों पर और भारी छूट के साथ। रूस के पास भी कोई विकल्प नहीं था। पश्चिमी प्रतिबंधों ने उसे झकझोर कर रख दिया था और चीन ने इस मौके को लपक लिया। और इसलिए चीन और रूस में काफी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन इसके बाद हाल ही में खबर की बात आपको बताएं, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई। पुतिन ने शी को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और कहा कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच मॉस्को और बीजिंग के बीच विदेश नीति गठबंधन एक महत्वपूर्ण स्थिरता लाने वाला कारक है। यह बयान सिर्फ राजनयिक शिष्टाचार नहीं था, यह एक संदेश था अमेरिका के नाम। संदेश था कि हम अकेले नहीं हैं, हम मजबूत हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, कूटनीति में सहयोग बढ़ाने की बात कही। रूस चीन को सस्ता ऊर्जा और हथियार दे रहा है तो चीन रूस को आर्थिक सहारा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दे रहा है। रूस ने ताइवान पर चीनी रुख का समर्थन किया है तो चीन ने यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई को वैध ठहराया है। वो कहावत है, 1 और 1 11 होते हैं। रूस और चीन की कहानी वही है। दोनों मिलकर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं और ये चुनौती बढ़ती जा रही है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को फोमो हो गया। अमेरिका के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। एक तरफ रूस से परमाणु करार टूटना, दूसरी तरफ चीन के साथ व्यापार युद्ध और ताइवान को लेकर तनाव। और जब दोनों यानी कि रूस और चीन साथ आए तो अमेरिका की रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसके बाद हाल ही में ट्रंप ने शी जिनपिंग से बातचीत की और कहा कि वो चीन से दुश्मनी नहीं चाहते और साझेदारी चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, जो आपने पूरी दुनिया के लिए टैरिफ का जंजाल खड़ा किया, अब आपको सबके साथ दोस्ती क्यों चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है? फोन कॉल एक ट्रंप की बेचैनी का प्रतीक है। जब पुतिन शी दोस्ती मजबूत कर रहे हैं, जब ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के नेताओं को कॉल कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, अगर ये कहावत आप तक पहुंच जाए तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर करवाइएगा कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको बहुत बड़ी खबर मिली कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील हो गई और टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। लेकिन अमेरिका घुटनों पर कैसे आया? अमेरिका को उसकी भाषा में किसने समझाया? अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ कैसे हटा दिया? आधिकारिक ऐलान बाकी है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी भारत बाहर आ गई है, भारत पहुंच गई है। भारत संग ट्रेड डील कैसे हुई? भारत की बात मानने को अमेरिका कैसे तैयार हो गया? डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक कैसे बदल गए? वो अचानक भारत और पीएम मोदी की तारीफ कैसे करने लगे? कहते हैं अमेरिका में एक बहुत सीक्रेट डील हुई थी और इस डील में भारत के जेम्स बॉन्ड ने हिस्सा लिया था, जिन्हें सोशल मीडिया पर इसी नाम से पुकारा जाता है। उनका नाम है भारत के एनएसए अजीत डोवाल। पिछले 1 साल में मीटिंग में अमेरिका में डोवाल ने एक बात क्लियर कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा कि भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दबाव में नहीं है या आएगा भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो उनके कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। एनएसए अजीत डोवाल ने ये संदेश सितंबर की शुरुआत में वॉशिंगटन यात्रा के दौरान दिया था, जब पीएम मोदी ने चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। एनएसए अजीत डोवाल की यात्रा नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के मकसद से की गई थी। डोवाल ने वार्न किया था रूबियो को
और ट्रंप प्रशासन को कि यूएस के साथ ट्रेड डील पर ज्यादा दबाव दिया गया तो भारत वेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप के प्रेशर में भारत नहीं आएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में भारत को डेड इकोनॉमी बताकर और भारत के खिलाफ कई तरह के बयान दे रहे हैं, जिसे उन्हें कंट्रोल करना होगा। यह भारत की और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से ठीक नहीं है। जिसके बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई और आपको याद होगा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी नरम पड़ते नजर आए। और ये ब्लूमबर्ग में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोवल के इन बयानों का इंपैक्ट इतना जबरदस्त हुआ कि मार्को रूबियो न सिर्फ कन्विंस हुए बल्कि अमेरिकी रणनीति को उन्होंने भारत की तरफ मोड़ा और भारतीय सामानों पर अब अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% कर दिया गया है। तो आज ये नया भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, दबता नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही क्यों ना हो। आज का भारत आंख में आंख मिलाकर बात करता है, ना नजरें झुकाकर, ना नजरें उठाकर। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।